नमस्कार, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड, जहाँ गणित होता है बहुत ही आसान और मज़ेदार। मैं 10वीं कक्षा के गणित को बताती हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। मैं हर टॉपिक्स को बारीक से समझाने की कोशिश करती हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बताती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि गणित का विषय कठिन है, तो घबराइए नहीं, यह जो प्लेटफ़ॉर्म है वो आपके लिए ही है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गणित को आपका पसंदीदा विषय और पढ़ाई को बनाते हैं बेफ़िक्र। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के 2-3 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जो कि साथ ही साथ अगर जिन्होंने हमारी थ्योरी क्लास की वीडियो नहीं देखी है, वो थ्योरी का क्लास पहले अवश्य देखें, उसके बाद से इस सेशन को अटेंड करें, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग रेडी हो? जल्दी-जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक बार प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है? प्रश्न कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए क्या क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप मुझे बताओ 0 पर समाप्त होती मतलब क्या? 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या? अंत में 0 आना। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या? अंत में 0 आना। मान लो आप कोई भी संख्या 1 है, इसके अंत में 0 20 मानते हैं, इसके अंत में भी 0 30 मानते हैं, इसके अंत में भी 0। मतलब हमें साबित करना है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या तो ये सभी है, प्रकृत संख्या मतलब क्या? मतलब मैं बताई थी थ्योरी क्लास में कि गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं। तो आप जिसे गिन सकते हो उसे प्रकृत संख्या आप कुछ भी ले सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 चलो मैंने यहाँ तक लिया, ठीक है? क्या कहा है कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होना का मतलब कि जिसके अंत में 0 आए, ठीक है? तो अंत में हमने माना 10, 20, 30 और 40। चलिए हम इसका फैक्टर करते हैं 10 का। सबसे पहले आप ये फैक्टर क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दीदी आप ये फैक्टर क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रश्न तो ये नहीं कह रहा है। तो हमें प्रश्न को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझना होगा। आप मेरे पे विश्वास करिए और मैं जो बता रही हूँ बस उसको आराम से सुनिए, समझिए और उसके बाद ये प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं। कितने बार में लगेगा? 2 पचे का 10, 5 इकाई 5 यानी 10 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुने 5 ठीक है? लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब चलिए हम 20 का करते हैं, ठीक है? सब्र करो, पहले एक बार फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है? तो 2 से लगाएँगे 10 दूनी का 20, 2 से लगाएँगे 5 दूनी का 10, फिर 5 से लगाएँगे 5 इकाई 5 यानी 20 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। अब हम करते हैं 40 का। ज़्यादा का नहीं करते हैं, बस 1 आधो टींट का, ठीक है? 2 से लगाएँगे 20 दूनी का 40, 2 से लगाएँगे 10 दूनी का 20, 2 से लगाएँगे 5 दूनी का 10, 5 से लगाएँगे 5 इकाई 5। अब हम 40 को क्या लिख सकते हैं ऐसे 40 को 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 और 1 बार 5 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बस जो गुणनखंड करके आया है वही तो लिखे हैं हम, तो बिल्कुल इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है? इसे हम थोड़ा-सा अच्छे से सजा करके लिखेंगे। अब आप अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखो 10, 20 और 30 में हम बोले हैं कि 10, 20 और 30 में आप देखो कॉमन चीज़ क्या आ रहा है? मतलब एक चीज़ जो कॉमन है वो 2, 5 इसमें भी आ रहा है, 2, 5 इसमें भी आ रहा है, 2, 5 इसमें भी आ रहा है। मतलब अगर हम बोल सकते हैं ऐसा, अब आप 30 का भी चेक कर सकते हो, 50 का भी चेक कर सकते हो, उसमें भी एक बार 2, 5 आना ज़रूरी है, मतलब आएगा ही आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या जो है अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके लिए उसमें कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना आवश्यक है। बोल सकते हैं? क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम लोगों ने निकाल करके देखा है। देखो नहीं तो आप इसमें भी 2 5 का आना कॉमन है, इसमें भी 2 5 का आना ज आवश्यक है, इसमें भी 2 5 का आना आवश्यक है। मतलब हम यह एकदम बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, मतलब जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 200 जितना भी आपका मन करे, ठीक है? तो लास्ट में जिसके 0 हो अगर वो समाप्त होना चाहती है 0 पे, तो उसके लिए कम से कम उसको एक बार उसमें मतलब उस संख्या में 2 और 5 का गुणनफल आना आवश्यक है।
ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बस हम इसे लिखेंगे, वही चीज़ को हम थोड़ा-सा बहुत ही प्यार तरीके से लिखेंगे यहाँ पे। हल करेंगे। लिखेंगे कि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या अब आप बोलो कोई संख्या मतलब आप किसी को भी ले लीजिएगा तो नहीं, क्या बोला है उसमें कि प्राकृत संख्या ही। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं यदि कोई प्राकृत संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम लिखते हैं यदि कोई, चलो प्राकृत संख्या हम लिख देते हैं, ठीक है? इसको कम करेंगे, हाँ। लिखेंगे यदि कोई प्राकृत संख्या आवश्यक है। दीदी आप क्या लिख रहे हो लैंग्वेज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, हमने क्या बोला है, आप अभी मैंने किया है 10 का गुणनखंड फैक्टर किया है, 20 का किया है और 30 का किया है, 40 का मतलब किया है, ठीक है? 3 का किया था ना पिछले, आप देखो प्रीवियस हमने मिटा दिया है, ठीक है? तो उसमें हम लोगों ने किया था 10 का फैक्टर, 20 का किया था, तो उसमें एक बार कम से कम 2 गुणे 5 आया था ना, तो वही चीज़ तो हम लिखे हैं, बस उसको अच्छे से एक सेंटेंस में लिखे हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है ना, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का आना आवश्यक है और ज़्यादा से ज़्यादा वो जितनी बार आ सके, मतलब 2 गुणे 5 या फिर 2 गुणे 5 मतलब 2 एक बार आए, 2 गुणे 5 मतलब कम से कम एक बार आना चाहिए और उसके अलावा जितनी बार भी आ सके उसका उसकी मर्जी, ठीक है? तो मतलब कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का आना आवश्यक है। तो हमने बस वही चीज़ को लिखा है। अब हम यहाँ चेक करते हैं। चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड चलो हम यहाँ पे 6 का करते हैं। तो कितने बार मिलेगा? 2 तिया का 6, 3 इकाई 3 यानी 6 बराबर हमारा आ गया 2 गुने 3। अब आप देखो, क्या 6 में 2 गुने 5 आया है? मैंने क्या बोला था कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है ना, तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुने 5 का आना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसमें तो सिर्फ़ 2 आया है, 5 नहीं आया। तो मैंने बोला है 2 गुने 5 का आना आवश्यक है। इसमें सिर्फ़ 2 आया है, 2 गुने 3 आया है, ठीक है? अगर 2 गुने 5 रहता तो हम देख भी लेते, लेकिन इसमें 6 में 2 गुने 3 आया है। तो क्या ये 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 2 गुने 5 नहीं आया है। तो बस वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो इसे हम मिटा देते हैं। समझ गए होंगे यहाँ तक? बिल्कुल। तो चलिए हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? जल्दी-जल्दी बताइए आप लोग। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर लिखा है कि चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 आया है। 3 आया है। चलो हम ऐसे लिखते हैं। 3 आया है। इतना आया है? हाँ, तो बिल्कुल आया है। यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं ना हम लोग, तो 2 गुने 5 के रूप का नहीं आया है, बल्कि 2 गुने 3 आया है, जो कि आया है। आया है ना? इसीलिए हम लिख सकते हैं कि यह संख्या किसी भी प्राकृत संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस क्या लिखेंगे कि लिखेंगे इसीलिए किसी भी क्या लिखेंगे? किसी भी ऐसे लिखेंगे कभी भी या किसी भी ऐसे करके लिख सकते हो आप। चलो हम इसे थोड़ा-सा बढ़िया तरीके से लिखते हैं अर्थात यह कभी अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या n के लिए, संख्या किसी भी संख्या
n के लिए, n के लिए। बस यही हो गया आपका आंसर। हमें क्या बोला था? नहीं समझ में आया? चलो एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। ये थोड़ा-सा लिटरेचर वाला है, तो इसे बस इसमें लिखने का ज़रूरत था आपको। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है? देखिए, आप पहले प्रश्न को आराम से, बारीकी से, ध्यान से पढ़िएगा, इधर ध्यान दीजिए। क्या बोला है कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? तो हमने क्या बोला है? कि यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 का आना आवश्यक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस हमने सबसे पहले जिसके अंत में 0 आया था, यानी कि 10, 20, 30 का हम लोगों ने फैक्टर किया। हम लोग चेक भी किए कि क्या उसमें 2 5 आया था? तो हाँ, हमने देखा कि इस 2, 10, 20 और 30 में सबसे कॉमन चीज़ है 2 गुने 5 का आना। तो हाँ, इसीलिए हम लोगों ने वही चीज़ को लिख दिया बड़े ही प्यार से कि यदि कोई प्रकृत संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है ना, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 का आना ज़रूरी है, ठीक है? और उसके बाद क्या बोला है कि संख्या 6 पर पावर n के लिए आप चेक करो कि यह समाप्त होगी कि नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, 6 का अभाज्य गुणनखंड करा, यानी 6 का फैक्टर किया, ठीक है? तो 6 का फैक्टर किए ना, तो क्या है 2 गुने 3, यानी हमको पता है द्वितीय का 6 होता है, यानी फैक्टर किए तो 2 गुने 3 आया, ठीक है? 2 गुने 3 आया, तो आप मुझे बताओ क्या ये 2 गुने 5 का फॉर्म का है? नहीं है। ये तो बहुत ही नॉर्मल बच्चा भी बता सकता है कि यह 2 गुने 3 के रूप का है, ठीक है? 2 गुने 5 का फॉर्म का नहीं है, तो वही चीज़ तो लिखे हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 का आया है, बस उसको लिख दिए। उसके बाद यानी बोले हैं कि अर्थात, यानी कि जिसको समझ में नहीं, मतलब ये कि यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, किसी भी संख्या n के लिए। बस वही चीज़ को हम लोगों ने लिख दिया, यही हमारा हो गया आंसर। इसमें बोला था आप चेक करो कि क्या किसी संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है? तो हम लोगों ने चेक किया, तो हमने देखा कि 6 बराबर 2 गुने 3 आया है, यानी 6 बराबर 2 गुने 5 के फॉर्म का नहीं आया है, इसीलिए यह जो है वो 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बस हम लोगों ने चेक कर दिया, यानी कि बस इतना आपको लिखना है, आपका जो हल है वो हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। ये थोड़ा-सा लिटरेचर वाला क्वेश्चन था, मतलब इसमें थोड़ा-सा लिखने पड़ जाएगा, बट कोई नहीं। हम लोगों ने जो लिखा है पहले उस चीज़ को पहले समझा है, उसके बाद उसको लिखे हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो बिल्कुल हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है? सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे बहुत ही आसान से, ठीक है? क्या बोला है कि व्याख्या करिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? मतलब ये जो है ना, बोला है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 जो है वो भाज्य संख्या है। तो वो भाज्य संख्या क्यों है? आप उसे व्याख्या करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है? तो हम बताएँगे भाज्य संख्या क्यों है। तो इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी जानना होगा। थ्योरी में क्या जानना होगा कि जानना होगा कि आखिर ये भाज्य संख्या है क्या? आपको एक बात पता है कि भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं, ठीक है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो भाज्य संख्या क्या था? जल्दी से बताइए मुझे आप लोग। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि कम से कम उसका 3 गुणनखंड हो। जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम 4 का फैक्टर करते हैं, तो एक 4 खुद आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, यानी 4 के कुल 3 फैक्टर है। और मैक्सिमम बहुत जितना भी हो सके, जैसे आप 6 का करोगे, तो 6 का एक 2 हो जाएगा, एक 6 खुद होगा, एक 1 होगा और एक 3 हो जाएगा, यानी कि 3 से ज़्यादा, यानी कि 4 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमम 3 होना चाहिए, यानी कि 3 गुणनखंड होना चाहिए कम से कम, अगर हम शॉर्ट तरीका से समझे तो। ऐसे अगर इसका डेफिनेशन भाज्य संख्या का क्या था कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा भी और कोई दूसरी संख्या से भी कटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है? और अगर हम इसे शॉर्ट वे में याद रखते हैं तो कैसे बोलेंगे? तो जिसके सिर्फ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी मिनिमम 3 फैक्टर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके, ठीक है? तो यानी कि 3 फैक्टर होने चाहिए, उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है? यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हम लोगों ने बस थ्योरी को डिस्कस किया। अब चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है?
क्या लिखेंगे? हल। क्या बोला है प्रश्न में? एक बार फिर से दोहराया जाए कि व्याख्या करिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है? तो चलिए हम लिखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 7 गुने 11 गुने में 13 प्लस में 13। अब आप देखो, क्या हम इसमें से 13 को बाहर निकाल दे? कॉमन ले ले? कॉमन ले लेते हैं 13 को। तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 7 गुने 11 गुने 1, क्योंकि 13 को बाहर निकाल दिए है ना। हाँ, और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट की तरह अच्छे से सजा करके लिखते हैं। रुकिए 1 मिनट। चलिए इसे हम लिखते हैं बढ़िया से। 13 को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्या बचा है? 7 गुने 11 गुने 1 और प्लस में 13 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे भी 1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलिए अब इसको भी लिखते हैं इधर। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5। क्या हम इसमें से 5 निकाल दे बाहर? तो बिल्कुल निकाल दीजिए। चलिए हम निकालते हैं। तो क्या बचेगा? 7 गुने 6 गुने 5 की जगह पे 1 लिख देंगे, क्योंकि 5 को तो हम बाहर निकाल दिए हैं। और बच गया हमारा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 5 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो समझ में आया होगा यहाँ तक? तो चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या किया? जो दिया था व्याख्या करने के लिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 उसको लिखा। फिर इसमें जो इधर दिया हुआ था उसको लिखा। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में 13-13 था तो हम लोगों ने 13 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बच गया हमारा 7 गुने 11 गुने और 13 की जगह पे हम लोगों ने 1 लिख दिया, क्योंकि हम लोगों ने 13 को बाहर निकाल दिया था, ठीक है। इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस किए हैं, बस 5 को बाहर निकाल दिए हैं। अब इसको आप गुना करो। गुना करो आप। तो क्या बचेगा इधर? 7 गुने 11 सतह का कितना होता है? 77 प्लस में 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 13 गुने में 77 और 1 78। अब देखो आप कि हम 13 13 तो एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। आप दीदी आपको पता कैसे चला कि 13 जो है वो अभाज्य संख्या है? तो मुझे पता चला ऐसे, क्योंकि 13 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। हमने अभाज्य संख्या में बताया था कि सिर्फ जिसके 2 फैक्टर होंगे, यानी कि एक सिंगल 13 अपने आप से कटेगा और एक सबका दाता यानी कि 1 वो खुद यानी 1 से कटेगा और एक 13 खुद अपने आप से कटेगा। तो इसीलिए यह भाज्य संख्या है। और 78 जो है एक 13 एक अभाज्य संख्या है और 78 एक भाज्य संख्या है। चलिए हम आप बताओ मुझे 78 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 78 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको अगर हम फैक्टर कर दें तो 2 गुने 2 से लगाएँ कितने बार में? 3 9 दूनी का 39 दूनी का 78 होता है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं 78 को? 39 गुने 2 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसमें देखो आप, चलो अब इधर करते हैं। इधर करेंगे, 5 बाहर था, अब इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 दूनी का 6, 6 चौक 24, 3 दूनी का 6, 6 चौक 24। तो क्या लिखेंगे? सत-छक 42 गुने 4 तिया का 12 दूनी 24, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में 1, ये हो गया ना? हाँ, तो इधर आगे करते हैं हम इधर। 42 गुने 24 करेंगे तो कितना आएगा? तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं 42 गुने 24। 4 दूनी का 8, 4 चौका 16, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, यानी आएगा 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008 1008 और प्लस में 1 इतना आया है हमारा गुना करने पर, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं।
5 एक हट इसको एक में जोड़ेंगे 1008 प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या बोला है फिर से एक बार हम लोग प्रश्न की तरफ देखते हैं। बोला है कि व्याख्या करिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने में 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोगों ने सबसे पहले काम क्या किया, देखा 13 कॉमन है तो 13 को बाहर निकाल दिए, बच गया 7 गुने 11 गुने 1 प्लस में 1। ठीक है, 11 7 का 77 प्लस 1 एक 78। हम लोगों ने 78 को तोड़ा तो 39 गुने 2 आया। यहाँ पे आप देखो कि इसके 3 फैक्टर हो गए, मतलब ये जो संख्या आई है, इसको हम गुना करके अगर लिखते हैं, उसके बाद इसको हम तोड़ेंगे ना, तो इसके 3 फैक्टर आए हैं। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि यह भाज्य संख्या है। वही तो जाँच करने बोला है कि आप व्याख्या करो कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो यानी कि ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसके 3 फैक्टर आए हैं। हमने बताया था अभी कि भाज्य संख्या वैसी संख्या को हम लोग बोलेंगे जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा भी हो सके। जैसे आप फिर इसको तोड़ोगे 39 का तो 13 तिया का 39 होगा, यानी कि फिर आ जाएगा 13 गुने 3, तो यानी कि बहुत सारे फैक्टर हो गए, तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। बोल सकते हैं? तो बस बोल सकते हैं, वही काम, इतना ही आसानी था। बस आप इसको तोड़ करके लिख दो कि यह 3 मतलब इसका भाज्य गुणनखंड करने पर 3 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं, यानी कि इसीलिए यह जो है वो भाज्य संख्या है। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 1009 गुने 1 लिख सकते हैं। इसमें भी देखो आप 3 फैक्टर है, और फिर अगर आप 1009 को भी तोड़ोगे ना तब भी 2-3 संख्या आएगी इसका फैक्टर करने पर। ठीक है, तो यानी कि 3 से ज़्यादा संख्या आ रही है, इसीलिए यह जो है भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न को समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। बस ये बोला है कि आप व्याख्या करो कि ये जो है संख्या वो भाज्य संख्या है। तो सबसे पहला काम हम जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, भाज्य संख्या क्या है कि वह ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि इसमें कॉमन क्या है, 13 था कॉमन, 13 को बाहर निकाला, उसके बाद गुणा भागा का प्रोसेस किया, फिर देखा हमारा एक संख्या आई, क्या आई थी 13 गुने 78 ये आई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा 13 गुने 39 गुने में 2 इतना आया था। तो हम लोग देखे हैं कि इसमें कम से कम 3 फैक्टर है और ज्यादा से ज्यादा भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कम से कम 3 फैक्टर है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम इसमें आते हैं, एक और था कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5, इसको भी आप बताओ कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोगों ने इसमें भी कॉमन लिया 5 को और बाकी जो बचा उसको गुना करके लिख दिया। बचा इतना 7 गुने 6 गुने 1 गुने में 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1 इतना बचा। फिर हम लोग गुना किए तो 1009 आया गुने में 5। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1009 को फैक्टर करोगे। ठीक है, उसमें भी कम से कम 2-3 संख्या आएगी, यानी कि आप देख सकते हो कि इसमें भी 3 से ज्यादा फैक्टर है, यानी मिनिमम 3 फैक्टर है और मैक्सिमम 3 से ज्यादा। ठीक है, इसीलिए यह भाज्य संख्या हो गई है। तो आशा करती हूँ इस प्रश्न को आप लोग भी समझ गए होंगे। तो आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, तो बिल्कुल चलिए बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो चलिए दीदी, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, आपको लग रहा होगा देख करके कि ये तो आधा बोर्ड का है, यानी कि बहुत बड़ा प्रश्न है, तो क्या इसका हल भी बहुत बड़ा होगा? नहीं, मैंने पहले ही बताया है कि जो प्रश्न दिखने में बड़ा होता है, एक्चुअली उसका मतलब जो सॉल्व होता है, मतलब हल कैलकुलेशन होता है, वो बहुत छोटा आता है। ठीक है, तो आप लोग इस बड़े प्रश्न को देख के घबराइए नहीं, बस प्रश्न को बारीक से पढ़िए और जो बोला है उसको आप करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। चलिए देखते हैं क्या बोला है कि किसी खेल का मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, खेल का मैदान एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान या एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मान लेते हैं ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या जो प्रश्न में बोला है उसी को हम लोग करेंगे। बोला है कि किसी खेल का मैदान के चारों ओर, मैदान है ये, उसके चारों एक ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको?
सोनिया को। सोनिया को लगते हैं कुल 18 मिनट। ठीक है, बिल्कुल। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। रवि को कितने लगता है? रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा प्रश्न को? चलिए आगे पढ़ते हैं। बोला है कि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। ठीक है, बोला है कि मान लीजिए आप कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब एक जैसे कि अगर ये 5 बजे ये चलना प्रारंभ करती है, साइकिल से दोनों रेस लगा रही है और रवि भी 5 बजे अगर चलना प्रारंभ करता है, मतलब क्वेश्चन में टाइमिंग नहीं दिया है, लेकिन आप मान लो, बोला है कि मान लो अगर ये एक ही स्थान से, मतलब अगर यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है सोनिया, तो यहीं से प्रारंभ करेगा रवि और दोनों एक ही समय से। ठीक है, और प्रारंभ करके एक ही दिशा में, अगर ये सोनिया इधर जा रही है तो रवि भी इधर ही जाएगा, मतलब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो आप बताओ कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब ये जो सोनिया और रवि जा रही है ना, मतलब कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएगी। मतलब देखो, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें एलसीएम निकालने को बोला है, यानी कि हमें निकालना है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। क्यों क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आप देखो, बोला है कि कितने समय बाद दोनों एक स्थान पर मिल जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम, या हमने क्या बोला था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि दोनों, वही तो कह रहा है कि सोनिया और रवि एक स्थान पे कैसे मिलेंगे, मतलब कब मिलेंगे, आप उसका टाइमिंग निकालो। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हम 18 का और 12 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 18 12 यही दो था ना। हाँ, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या आएगा, 9 दूनी का 18, 3 तिया का 9। ठीक है, 3 इकाई 3, यानी 18 बराबर हम आएगा हमारा 2 गुने 3 के पावर 2। ठीक है, और 12 करेंगे तो 6 दूनी का 12, 2 से 3 दूनी का 6, 3 इकाई 3, यानी 12 बराबर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 3। ये आ गया है हमारा, बिल्कुल। तो चलिए करते हैं। 18 बराबर आया है 2 गुने 3 के पावर 2 और 12 बराबर आया है 2 पे पावर 2 गुने 3। इतना आ गया है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बोला है कि कितने समय बाद वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें मतलब मल्टीपल्स यानी कि एलसीएम, प्रश्न के अनुसार हमें देख के ऐसा लग रहा है कि हमें इसमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का फैक्टर और 12 का फैक्टर किए। ठीक है, तो हमारा 18 बराबर है 2 गुने 3 के पावर 2 और 12 बराबर है 2 के पावर 2 गुने 3। अब चलिए हम निकालते हैं एलसीएम, इसको मिटा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ, तो क्या बोला है प्रश्न में आप निकालो एलसीएम। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एलसीएम बराबर, क्या बोले थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मतलब देखो सबसे पहले आप देखो कि इसमें कॉमन चीज क्या है। ठीक है, कॉमन चीज क्या है, मुझे तो 2 और 3 नजर आ रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहे हैं, मुझे भी वही 2 और 3, 2 और 3। अब आप देखो इसमें 2 के पावर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 2 है और इसमें 3 के पावर 2 है। ठीक है, मतलब हमने क्या बोला था एलसीएम में, क्या सबसे पहले कॉमन चीज को लिख देने का, उसके बाद सबसे बड़ी घात वाली, मतलब जिसकी घात सबसे अधिक रहेगी उसको लिखने का। तो इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 3 के पावर 1 है। तो आप देखो इसमें 2 के पावर 1 है, हाँ ठीक है, इसमें 2 के पावर 2, तो सबसे बड़ी घात वाली वाला में लिखते हैं ना। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात वाली को लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात वाली 2 के पावर 2 हम लोगों ने लिख दिया। इसमें देखा हम लोगों ने कि 3 के पावर 2 है, इसमें 3 के पावर 1 है, तो सबसे बड़ी घात वाली 3 के पावर 2 उसको हम लोग उठा करके लिख दिए। और अगर एचसीएफ निकालने में बोलता तो हम लोग सबसे कम घात वाली को, यानी कि 2 के पावर 1 लिखते और 3 के पावर 1 लिखते। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी? तो चलिए अब हम निकालते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 के पावर 2 यानी कि 4 और 3 के पावर 2 यानी कि 9, यानी कि एलसीएम जो आएगा हमारा 9 चौका 36। मिनट में था ना इसीलिए मिनट, यानी 36 मिनट बाद हम बोल सकते हैं कि 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। बस इतना ही आसान था हमारा क्वेश्चन। देखे कितना बड़ा क्वेश्चन का कितना छोटा
कितना छोटा मतलब कितना छोटा चीज़ था निकालने को। इसमें क्या बोला था? बस प्रश्न को पकड़ना था कि क्या बोला है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे? तो क्या कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। इसमें हम लोगों ने एलसीएम को निकाला, ठीक है? तो बस ऐसे ही लिटरेचर वाले क्वेश्चन को आप लोग पहले बारीकी से पढ़ना, उसमें जो प्रश्न जो बोलेगा वही करना आप, तो आपका बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। तो बस आज का सेशन यहीं तक। आशा करती हूँ कि आपको 3 प्रश्न मैंने कुल बताए हैं, तो तीनों के तीनों प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। तो बस आज का क्लास यहीं तक और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं यानी कि मैथ का थ्योरी क्लास अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब पे जाओगे और सर्च करोगे ईजी साइंस बोर्ड, सर्च करोगे ईजी साइंस बोर्ड, ठीक है? उसके बाद आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको मेरा देखना है वीडियो यानी कि आप लोग मेरा थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसके बाद एनसीईआरटी मैथ 10th करके मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग इस पे सर्च करो आप लोग उस पे जाओगे और इसमें मेरी कुल 5 से 6 वीडियो है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद इस सेशन को देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा, तो आशा करती हूँ आप लोग देखोगे। बस।